हाँ भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण, ये टॉपिक चल रहा था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को हमने 4 भागों में बांटा था। ठीक है, एक तो होते हैं एस ब्लॉक के, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के और एफ ब्लॉक। ठीक है, लास्ट क्लास में मैं आपको एस ब्लॉक के तत्व बता गया था जो आवर्त सारणी में पहले और दूसरे वर्ग में उपस्थित हैं। है का? एक तत्व 18वें वर्ग में भी था, कौन सा? हीलियम। भैया एस ब्लॉक के तत्व अगर कहें तो पहले और दूसरे वर्ग में है, और एक तत्व 18वें वर्ग में था। एस ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन, आपको ध्यान होगा, पूर्व अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा के एस उपकोष में प्रवेश करता है। उपकोष 4 तरह के होते हैं ना, एस पी डी एफ। एस ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में जाएगा, और अगर कहूँ मैं डी ब्लॉक के तत्व है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जाएगा। तो एस ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है बाह्यतम कक्षा के एस उपकोष में। उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था NS1 से 2, मतलब बाह्यतम कक्षा के, N का मतलब बाह्यतम, बाह्यतम कक्षा के एस उपकोष में एक या कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। एस ब्लॉक के तत्वों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब बातें हमने पढ़ी थी एस ब्लॉक में। आज हम आगे बढ़ेंगे। चलो पहले पढ़ते हैं डी ब्लॉक, क्योंकि जब एस ब्लॉक पहले और दूसरे वर्ग में है, फिर तीसरे से लेकर के वर्ग नंबर 12 तक कौन आता है? डी ब्लॉक। फिर 13 से 18 कौन आता है? पी ब्लॉक। तो पहले फिर डी ब्लॉक ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि पहले और दूसरे वर्ग के बगल में है। वर्ग नंबर आवर्त सारणी में आपको पता ही है कुल 18 वर्ग हैं, और पहले और दूसरे वर्ग में आपको पता ही है एस ब्लॉक के तत्व हैं। अब वर्ग नंबर 3 से लेकर के वर्ग नंबर 12 तक कौन से ब्लॉक के तत्व हैं? डी ब्लॉक के। डी ब्लॉक के तत्व कुल कितने वर्गों में हैं? 10। 3 से 12 तक 10 ही वर्ग तो होंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। 3 से 12 तक कुल कितने वर्ग होंगे? 10। तो 10 वर्गों में है। क्लियर मेरी बात? तो डी ब्लॉक के तत्वों की हम बात करते हैं। सामने देखो, मैंने बनाता हूं एक बार, इससे फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको ये तो क्लियर हो गया कि डी ब्लॉक के जो तत्व हैं, ये वर्ग नंबर कहां से स्टार्ट है? 3 से। सही है। और वर्ग नंबर 3, 4, 5, 6 कुल कितने वर्गों में है? 10 वर्गों में। हाँ मनोज जी? हाँ जी, हाँ बताओ। 10 बजे ले लूँगा? चलो 11 बजे ले लूँगा ना। ठीक, आओ आओ। हाँ, वर्ग नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। सही है। अच्छा, इधर आपको ध्यान होगा वर्ग नंबर 1 और 2 में कौन सा ब्लॉक है? एस ब्लॉक। और इधर वर्ग नंबर 13 से लेकर के 18 तक पी ब्लॉक। सही है। अच्छा, ये तो अपने लिख दिए। एक मेंडलीव की आवर्त सारणी की बात करते हैं। ढंग से सुनना मैं जो लिखने वाला हूं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ध्यान करो, 2 तरह के उपवर्ग थे, एक ए और एक बी। ए उपवर्ग में तो एस या पी ब्लॉक के तत्व थे, ध्यान है का? और जो बी उपवर्ग थे उनमें डी ब्लॉक के तत्व थे। तो इन वर्गों को मैं मेंडलीव के आधार पर भी लिख रहा हूं। अपन तो बोल रहे हैं वर्ग नंबर 3, पर मैं वर्ग नंबर 3 मेंडलीव की आवर्त सारणी में कौन सा वर्ग था ये भी देखते हैं। ठीक है, जैसे वर्ग नंबर 1 और 2 मेंडलीव की आवर्त सारणी में थे फर्स्ट ए और सेकंड ए। यही है ना? वर्ग नंबर 1 को फर्स्ट ए भी बोल सकते हैं, फर्स्ट ए वर्ग, और वर्ग नंबर 2 को हम क्या बोल सकते हैं? सेकंड ए वर्ग। सेकंड ए का मतलब है दूसरे वर्ग का ए उपवर्ग। सही है। ऐसे इनकी बात करें
थर्ड बी, बी आएगा, आप समझ गए होंगे बी क्यों आ रहा है, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व बी उपवर्ग में थे। क्लियर? थर्ड बी का मतलब समझ गए, तीसरे वर्ग के बी उपवर्ग। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल वर्ग कितने थे? 9। 8 तो थे ही, एक बाद में जोड़ दिया गया था, सही है। और 7वें वर्ग तक, पहले से लेकर के 7वें वर्ग तक प्रत्येक वर्ग 2 उपवर्गों में विभाजित था। शून्य वर्ग और 8वां वर्ग जो था वो उपवर्गों में विभाजित नहीं था। तो कुल 9 वर्ग थे, जिनमें से 7 वर्ग नंबर 1 से नंबर 7 तक 2 उपवर्गों में विभाजित थे, और शून्य वाला और 8वां वर्ग जो था वो उपवर्गों में विभाजित नहीं था। थर्ड भी समझ गए, मतलब इस जो वर्तमान आवर्त सारणी में तीसरा वर्ग है वो मेंडलीव की आवर्त सारणी में थर्ड ए वर्ग था, थर्ड बी वर्ग था। क्लियर? मतलब तीसरे वर्ग के बी उपवर्ग था। ऐसे ये कौन सा हो जाएगा फिर? फोर्थ बी, बी तो आना ही है, ये हो जाएगा फिफ्थ बी, ये हो जाएगा सिक्स बी, ये हो जाएगा सेवेंथ बी। बात को समझ रहे हो? अब 8वां वर्ग तो आपको पता ही होगा, वो तो उपवर्गों में विभाजित नहीं था। तो 8वें वर्ग के ये तीनों वर्ग बना दिए हैं वर्तमान में। भाई मेंडलीव की आवर्त सारणी का बड़ा करके ही तो वर्तमान में जो चल रही है आवर्त सारणी, विस्तृत आवर्त सारणी तैयार की गई। तो जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8वां वर्ग था, उसके वर्तमान आवर्त सारणी में कितने वर्ग बना दिए हैं? 3। सही है। अब आएगा 2 और बच रहे ना, फर्स्ट बी और सेकंड बी। मतलब पहले वर्ग में भी तो बी उपवर्ग था, ध्यान करो, और दूसरे वर्ग में भी कौन सा उपवर्ग था? बी। तो इस तरह से आवर्त सारणी को बढ़ाया गया है। तो अब आप देख लो, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8वां वर्ग था, उसका वर्तमान या विस्तृत आवर्त सारणी में 3 वर्ग बना दिए गए हैं। 8वें वर्ग के कितने? 3 वर्ग, जो वर्ग हैं 8वां, 9वां और 10वां। तो आपको ये सीरियल टी से याद रखना है। पहला वर्ग था जो वर्तमान आवर्त सारणी में, इसमें पहला वर्ग था वो फर्स्ट डे, दूसरा सेकंड डे, फिर बी चालू हो जाएंगे क्योंकि डी ब्लॉक आ गया। अब तीसरा वर्ग हो जाएगा थर्ड बी, है ना, चौथा फोर्थ बी, पांचवा फिफ्थ बी, ऐसे ही चल रहे हैं का। छठा सिक्स बी, सातवां सेवेंथ बी, फिर उसके बाद 8वां 9वां 10वां है 8th, फिर है उसके बाद देख सकते हो फर्स्ट बी और सेकंड, इस तरह से। अब कोई पूछ ले कि जो वर्तमान आवर्त सारणी में 11वां वर्ग था वो मेंडलीव की आवर्त सारणी में कौन सा वर्ग है, तो आप कहोगे फर्स्ट बी। क्लियर? अच्छा, ये तो हो गई अपने पास वर्गों की बात। अब हम बात करते हैं आवर्त की। वर्ग होती हैं खड़ी पंक्तियां, आवर्त होती हैं क्षैतिज पंक्तियां। तो जो डी ब्लॉक के तत्व हैं ये 4 आवर्तों में है। कितने आवर्तों में है? 4। 3 बन गए और ये चौथा, ठीक है। तो कुल कितने आवर्तों में है? 4। आवर्त संख्या 4 से स्टार्ट है। मेरा कहने का मतलब है, वैसे आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं? 7। तो शुरू के पहले और दूसरे और तीसरे जो आवर्त हैं उनमें डी ब्लॉक का तत्व नहीं है। डी ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी में कहाँ से स्टार्ट होते हैं? चौथे आवर्त से, और कहाँ तक हैं? 7वें आवर्त तक। तो कुल कितने आवर्तों में है? 4। अब कहूँ मैं डी ब्लॉक के तत्वों की कुल संख्या कितनी होगी? 40। अरे एक लाइन में 4 होगे ना, तो ऐसी 10 लाइन ना होगी का ये? टोटल कितने हो गए? 40। या नू कहूँ या लाइन में 10 हो गए, 10 की 4 लाइन है। तो डी ब्लॉक के तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 40। एस ब्लॉक के तत्वों की 14। पहले वर्ग में 7, दूसरे में 6 और एक हीलियम, सही है का।
तो ये 40 तत्व हैं। एस ब्लॉक के तत्व तो सभी आवर्तों में थे, पहले से लेकर के 7वें तक, पर डी ब्लॉक के तत्व शुरू के 3 आवर्तों में नहीं है, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है और तीसरे में नहीं। सही है। डी ब्लॉक के तत्वों की कुल संख्या आप देख सकते हो 40 होगी। अच्छा, डी ब्लॉक के जो तत्व हैं इनका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा वो देखेंगे, पर एक पहले इससे पहले ये तत्व कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं अपन, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला तत्व है डी ब्लॉक का स्कैंडियम। सही है, इन्हें याद कर लेना। अब इनके नाम भी, इनके नाम अब बिल्कुल ढंग से याद होने चाहिए। पहला तत्व कौन सा है? स्कैंडियम। सही है। अगला तत्व है टाइटेनियम, है ना। कौन सा है? टाइटेनियम। अगला तत्व है वेनेडियम। कौन सा है ये? वेनेडियम। अगला तत्व है क्रोमियम, Cr। कौन सा तत्व है ये? क्रोमियम। Mn, ये कौन सा है? मैग्नीज। सही है। Mg होता तो मैग्नीशियम। कई लड़के इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। Mg तो है मैग्नीशियम और Mn है मैग्नीज। फिर है आयरन। सही है। फिर है कोबाल्ट। फिर है निकेल। सही है। फिर है कॉपर और फिर है जिंक। तो ये तो हो गई पहला आवर्त हो गया, मतलब चौथा आवर्त। चौथा आवर्त ही तो है ही। तो ये डी ब्लॉक के तत्व में चौथे आवर्त के 10 आप देख सकते हो। फिर इसके नीचे आते हैं। ठीक है। ये है यट्रियम। सही है। कौन सा है? यट्रियम। ये है लैंथेनम। कौन सा है? लैंथेनम। और ये है एक्टिनियम। तो मैंने तीसरा वर्ग पूरा कर दिया है। ये है स्कैंडियम, ये यट्रियम, बाई का मतलब यट्रियम, ये लैंथेनम, ये तो सुना होगा आपने, और ये एक्टिनियम, ये जेडार जिरकोनियम। कौन सा है? जिरकोनियम। इन्हें याद करने की कोशिश करो। HF हाफनियम। F छोटा आपको पता ही होगा। जब भी हम किसी तत्व का सिंबल लिखते हैं फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड कैसा लिखते हैं? स्मॉल। HF हाफनियम। ये NB नायोबियम का नाम है, नायोबियम। ये टेंटालम, क्या नाम है इसका? टेंटालम। MO मोलिब्डेनम का नाम है मोलिब्डेनम। बोल वे कोशिश कर ले। W टंगस्टन, क्या है ये? टंगस्टन। टेक्नीशियम का नाम है रेहेनियम। रेहेनियम। रुथीनियम, ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं। ये रेहेनियम है, ये रुथीनियम है, और ये ओस्मियम है। ओस्मियम OS। ये रोहोडियम है। देखो अंतर है तीनों में, एक जैसे लग रहे हैं। ये रेहेनियम, रुथीनियम और रोहोडियम। रोहोडियम। क्या जाने? इरिडियम, पैलेडियम, पैलेडियम और प्लेटिनम। ये तो जानते होंगे PT। प्लेटिनम बहुत ही महंगी धातु है। प्लेटिनम आजकल क्रेज चल रहा है, जैसे सोने के आभूषण बनते हैं ना, ऐसे ही आजकल प्लेटिनम के भी आभूषण बनवा रहे हैं लोग बाग। सोने से काफ़ी अधिक महंगा है। तो जो वैसे कहा दिखावा ज़्यादा करे ना कि मैं पैसा वाला हूँ, तब ये क्या करें, कोई प्लेटिनम की अंगूठी पहने। तो आजकल धातु मतलब आजकल आभूषण किसके भी बनाए जा रहे हैं? प्लेटिनम के भी, जो काफ़ी महंगे होते हैं। सोने से भी महंगा है बहुत ज़्यादा। यह तो जानते होंगे सभी सिल्वर,
जिसको अपनी देसी भाषा में क्या बोलते हैं, चांदी। वैसे अपने यहाँ पे लोकलिटी में जाएं तो सिल्वर अलग हो गए और चांदी अलग हो। सिल्वर बोले अपने यहाँ एल्यूमिनियम है, बोलेगा। जैसे कोई बर्तन वाले पे गए हो तो उनके सिल्वर के बर्तन दीजो तो वो एल्यूमिनियम के बर्तन देखो, चांदी के नहीं देगा। जबकि बात तो ये सही है कि सिल्वर और चांदी एक ही बात है, एल्यूमिनियम अलग चीज है, ठीक है। पर अपने देसी बोलचाल में यहाँ गड़बड़ है। सिल्वर का मतलब यहाँ एल्यूमिनियम समझा जाता है, जबकि सिल्वर का वास्तविक मतलब क्या है, चांदी। तो ये है AG, सिल्वर चांदी बोले ज़्यादा बढ़िया है ना। और AU ये होता है गोल्ड। क्या है ये, गोल्ड। गोल्ड समझ गए हो। मैं हिंदी वर्ड काम में नहीं लेता हूँ और आप भी मत लो। गोल्ड इंग्लिश वर्ड है और हिंदी वर्ड है सोना, ठीक है। तो AU है गोल्ड, ये है कैडमियम और HG है मरकरी। मैं इंग्लिश वर्ड काम में ले रहा हूँ, आपको लग गया होगा मरकरी, हिंदी में क्या बोलते हैं, पारा। तो ये मरकरी है, पारा। तो आप देख सकते हो एक लाइन और रह गई नीचे, है ना। ये है रदरफोर्डियम, RF। रदरफोर्ड वैज्ञानिक के नाम के आधार पर इसका नाम रखा है। रदरफोर्ड पढ़ा होगा आपने, स्वर्ण पत्ती प्रयोग वाला, वही रदरफोर्ड है। उसके नाम के आधार पर इस तत्व का नाम क्या रखा है, रदरफोर्डियम। ये डवनियम है, डवनियम। कौन सा तत्व है, सीबोर्गियम। क्या नाम है इसका, सीबोर्गियम। BH बोहरियम, बोहर याद आ गया होगा, नील्स बोहर, सही है। ये हसीयम, ये मैटनेरियम, ठीक है। हसीयम और मैटनेरियम। आगे के तत्वों के आप केवल परमाणु क्रमांक याद रख लो, 110, 111 और 112, ठीक है। इनके मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, सिंबल भी नहीं दे रहा हूँ, आप इनके केवल क्या याद रख लो, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 110। यहाँ जो तत्व है 110 परमाणु क्रमांक है, 111 और 112। तो इस तरह से कुल कितने तत्व हैं इसके, 40, सही है। अब हमको एक तो इनके नाम याद होने चाहिए, क्योंकि एक बार मैंने बोल दिए तो आपके कोई नाम भी याद हो नहीं सकते, ये तो संभव ही नहीं है। जैसे मैंने कहा एक बार बोला इसका नाम रेहनियम है, तो ऐसा तो ये नहीं अपने दिमाग में फील हो गया, वो तो भूलोगे अपन, और अभी याद नहीं होंगे, एक बार में तो याद हो ही नहीं सकते। ये तो अपन इन्हें 2-3 बार 4 बार पढ़ेंगे ढंग से, जब जा करके ये याद होंगे धीरे धीरे। तो एक बार तो ये काम करते हैं कि इनके नाम लिख ही देते हैं, सही है ना। जब ही तो याद करेंगे, नहीं याद कहाँ से करेंगे। बता दूंगा अभी, देखो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, SC से, है ना। ये कौन सा है, स्कैंडियम। मैं लिख रहा हूं जिससे आप याद कर सकें इन्हें। बोले नहीं, बोले नहीं, बोले नहीं। SC कौन सा है, स्कैंडियम। या जाने बाई कौन सा है, येट्रियम। देख ले मैं लिख रहा हूं, पीछे समझ में ना आवे क्या लिख रहा है, येट्रियम। LA कौन सा है, लैंथेनम। ने का बोल ले जो तो ये याद हो जाए। LA कौन सा है, लैंथेनम। AC मैं कभी भी पूछ सकता हूं बाद में नेक्स्ट क्लास में कि ये किसका सिंबल है, आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। AC कौन सा है, एक्टिनियम। बाकी बात TI आगो का, यह तो जानते होंगे कौन सा है, टाइटेनियम। TI है टाइटेनियम। फिर कौन है, ZR। ZR कौन सा है, जिरकोनियम। बात नहीं करे। HF ई कौन सा है, हाफनियम। HF के बाद कौन सा है, RF। RF कौन सा है, रदरफोर्डियम। रदरफोर्डियम। 2 लाइन होगी का।
फिर बी ए जाने का, बी कौन सा है, वेनेडियम, बोलता नहीं दिखा एक भी। बी के बाद एन भी है का, एन भी कौन सा है, नायोबियम, नायोबियम। फिर टी ए का, टी ए कौन सा बताया मैंने, टेंटालम। टी ए के बाद कौन सा है, डीवी, डीवी कौन सा बताया हो, डवनियम, डवनियम। तो ये तो यहां तक हो गया है ना। फिर डीवी के बाद अपन कौन से पावे, सी आर, याद जानते होगा कौन सा है, क्रोमियम। लिखे नहीं, अभी लिखने के लिए टाइम दिया जाएगा। एमओ कौन सा है, छोरा इधर ध्यान करके नहीं, इन्हें पढ़ ले, याद करने की कोशिश कर ले। एमओ कौन सा है, मोलिब्डेनम, एमओ है मोलिब्डेनम। फिर यह के बाद डब्ल्यू है का, डब्ल्यू है टंगस्टन, ध्यान दे इधर, डब्ल्यू कौन सा है, टंगस्टन। देखो एक चीज देखो, मोलिब्डेनम का सिंबल एमओ, मोलिब्डेनम एमओ से चालू हो रहा हो ना। क्रोमियम को सी आर, सबन के सिंबल वही तरीका आते हैं, वेनेडियम को बी, तो फिर टंगस्टन को टी होना चाहिए या टीजी होना चाहिए, टीएन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। जबकि टंगस्टन का सिंबल क्या है, डब्ल्यू। तो टंगस्टन का लैटिन नाम होता है वोल्फ्रेम। ढंग से देख लो एक एक शब्द को। आपको पता ही है कई तत्वों के नाम, कई तत्वों के सिंबल उनके लैटिन नाम से दे रखे हैं। जैसे पोटेशियम, और ये याद आए होंगे आपको, सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, तो उसके लैटिन नाम नेट्रियम से रख रखा है। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, K, जो उसके लैटिन नाम केलियम से रख रखा है। ऐसे ही टंगस्टन का लैटिन नाम होता है वोल्फ्रेम, ये इंग्लिश नाम है सब। टंगस्टन का लैटिन नाम क्या होता है, और उससे इसका सिंबल क्या रख रखा है, W। तो क्लियर हो गया होगा ये W कहाँ से आ रहा है, टंगस्टन का सिंबल। उसके बाद आगे बात करें तो Sg, Sg है सीबोर्गियम, सीबोर्गियम। Sg के बाद अगर आगे बढ़े तो Mn है का, Mn कौन सा है, मैंगनीज, यह तो हम जानते ही हैं, Mn मैंगनीज है। Tc टेक्नीशियम, याद करने की कोशिश करो, Tc कौन सा है, टेक्नीशियम। Re रेहनियम, अभी बोल रहा था मैं इसका नाम, क्या नाम है इसका, रेहनियम। Re के बाद BH है, इसको भी आप जानते हैं, बोहरियम। बोहर वैज्ञानिक के नाम के आधार पर है, तो इसका नाम है बोहरियम। उसके बाद Fe जानेगा खूब, कौन है, लोहा मत बोला है, इंग्लिश शब्द चलन है। Fe कौन है, आयरन। अब आयरन को सिंबल तो आई होना चाहिए, IR होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए ना। तो इसका लैटिन नाम होता है फेरम, और फेरम से इसका सिंबल क्या रख रखा है, Fe। तो आयरन भी एक ऐसा तत्व है जिसके लैटिन नाम से उसका सिंबल रखा गया है। तो डी ब्लॉक में दो तत्व तो आपको ऐसे मिल चुके हैं अब तक, एक टंगस्टन और एक आयरन, जिनके लैटिन नामों से इनके सिंबल रखे गए हैं। आयरन के बाद बात करें तो Ru, रुथीनियम है का, रुथीनियम, ठीक है। OS ऑस्मियम, OS ऑस्मियम है, और HS हसीयम है। इसके बाद CO को आप जानते होंगे, कोबाल्ट है, जाने का है तो अच्छा। CO के बाद RH रोहोडियम, रोहोडियम। IR इरिडियम, और उसके बाद है MT मैटनेरियम, मैटनेरियम, ठीक है। निकिल को आप जानते होंगे, Ni, निकिल,
निकल भी लिख देते हैं, निकल भी लिख देते हैं, कोई गलत नहीं है। NICKEL मीनिंग है, निकल लिख दो, निकल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है PD। PD कौन सा है? पैलेडियम, सही है। और PTA भी आप जानते होंगे, ये कौन सा है? प्लेटिनम, सही है। CU है, आप जाने CU है कौन है? कॉपर, सही है। CU के बाद AG। AG कौन है? सिल्वर, इंग्लिश में सिल्वर और हिंदी में चांदी, बराबर इंग्लिश नाम लिख रहे हैं का? AG सिल्वर है। लेटिन नाम है इसका अर्जेंटम, और इसके लेटिन नाम से इसका सिंबल रखा है। तो आपको तीसरा तत्व ऐसा मिल चुका है जिसके लेटिन नाम से सिंबल रखा है। तो सिल्वर जिसका सिंबल है AG, AG सिंबल इसके लेटिन नाम अर्जेंटम से रखा गया है, सही है। तो सिल्वर का लेटिन नाम है अर्जेंटम। उसके बाद AU है का? AU को क्या बोलते हैं? गोल्ड, लेटिन नाम का है गोल्ड है, तो सिंबल AU तो हो ही ना सके। अरे गोल्ड है तो सिंबल G या GO हो तो ना। इसका लेटिन नाम है ऑरम, ऑरम, उससे इसका सिंबल क्या रखा है? AU। तो आपको 4 तत्व ऐसे मिल चुके हैं D ब्लॉक में जिनके लेटिन नामों से उनके सिंबल रखे हैं। AU लेटिन नाम है इसका ऑरम, और इंग्लिश नेम है इसका गोल्ड, हिंदी नेम है इसका सोना। इसके बाद ये बच्चे 2-4 ZN आप जानते होंगे, जिंक, इंग्लिश नेम हिंदी में जस्ता, ठीक है। CD को आप जानते होंगे शायद, CD कौन है? कैडमियम। और एक लास्ट में बचा है HG, जिसको क्या बोलते हैं? मरकरी। और इसका लेटिन नाम से सिंबल रखा है मरकरी से, तो सिंबल MR या ME का चू हो तो, पर मरकरी का लेटिन नाम है, मैं यहां लिख रहा हूं ढंग से देख लेना है ना। मरकरी का लेटिन नाम है हाइड्रेजिरम, जिससे इसका सिंबल क्या रखा है? HG, हाइड्रेजिरम। अब आप देख सकते हो 4-5 तत्व ऐसे हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, जिनके लेटिन नामों से उसके सिंबल रखे हैं। तो जो अपन पारा कहते हैं वो तो हिंदी नाम हो गया, मरकरी इंग्लिश नाम हो गया, और इसका लेटिन नाम है हाइड्रेजिरम, जिससे इसका सिंबल क्या रखा है? HG। तो ये 40 तत्व आप देख सकते हो सामने, इनके मैंने आपको नाम बताए हैं। अब इनकी ट्रिक की बात करें जिससे हमें ये याद हो। भाई दूसरी बात ये भी तो आती है कि ये याद भी तो होने चाहिए कि कौन से वर्ग में कौन सा तत्व है, कौन से वर्ग में कौन सा है। तो इनकी ट्रिक लिखने के लिए अब मैं जगह ढूंढता हूं तो इन्हीं पे लिखता हूं, है ना। एक ट्रिक मैं ऐसे बता रहा हूं, तीर के चिन्ह से समझ जाना, मतलब ये ट्रिक इधर चल रही है। तो इसके लिए लिखता हूं साइंस, ट्रिक बना रहे ना अपन। TI के लिए लिख लेते हैं टीचर, साइंस टीचर विनीता, सही है का? साइंस टीचर विनीता, तीनों के लिए ट्रिक बन गई। साइंस का सिंबल एक तरह से SC, टीचर के लिए TI और विनीता के लिए B। CR के लिए लिखते हैं कृपलानी, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन, सही है। फैकोनी, मन फैकोनी, ये आपको याद रखनी पड़ेगी ट्रिक। साइंस टीचर विनीता कृपलानी, सही है। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फैकोनी, मन फैकोनी। और इसके लिए कुछ ही बना लो, क्यों जलाती, क्यू के लिए सिंबल CU और जलाती के लिए सिंबल ZL, मत करिए हो। जलाती का सिंबल क्या है? ZN।
तो साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फैकोनी क्यों जलाती। सही है। तो इस ट्रिक से आप इस पूरी लाइन को याद कर सकते हो। आवर्त संख्या 4 वाली। साइंस के लिए सिंबल क्या है, SC, टीचर के लिए विनीता कृपलानी, मन फै को नी क्यू और जलाती। ठीक है। तो ये ट्रिक तो ऐसे याद रखनी है। अब बात करते हैं, अब मैं ट्रिक आपको बिल्कुल शांति से पढ़े। अब मैं ट्रिक आपको इस तरह से बताता हूं जिससे आप नीचे भी याद कर सकें। सही है क्या। चलो भाई, इसके लिए ट्रिक मैं ऐसे लिख रहा हूं, नीचे जो ट्रिक चल रही हैं उनके लिए मैं नीचे ही लिख रहा हूं। इनके थोड़ी सी बुद्धि लगाना। ये ट्रिक तो ऐसे गई। SC के लिए लिख देता हूं स्कूटर, और बाई के लिए क्या लिख रहा हूं, यामाहा, और ला के लिए ला, LA के लिए ला, और AC के लिए AC। तो स्कूटर यामाहा ला AC। सही है। तो इसकी ट्रिक बन गई स्कूटर यामाहा ला AC। मतलब यामाहा को स्कूटर लाना हो AC वाला हो, अब आवे तो ना है खैर, पर ट्रिक है स्कूटर यामाहा ला AC। अभी लाइन याद हो जाएगी पूरी। पहले क्या करो, जैसे आपको डी ब्लॉक के तत्व लिखने हैं तो पहले इस लाइन को लिख लो पूरी को, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फैकोनी क्यों जलाती। फिर नीचे लिखते चल जाओ, आपको ट्रिक याद होनी चाहिए। इसकी ट्रिक यहाँ से स्टार्ट होगी, स्कूटर यामाहा ला AC। स्कूटर के लिए सिंबल SC, यामाहा के लिए Y, ला के लिए LA और AC के लिए AC। सही है। फिर ऐसे नीचे चल रहा हूं मैं। अब टीचर जरा हाफ, हाफ को मतलब समझ गए होंगे। हाफ को मतलब यहाँ पे है पागल एक तरह से, है ना। टीचर जरा हाफ। ठीक है। या छोड़ रहा हूं मैं, कहीं नहीं सोचेगी या को भी जोड़ दो, या मैं नहीं जुड़ पाएगा। तो टीचर जरा हाफ। वी नवता, विनवता आपको याद रखना पड़ेगा। ये विनवता, वी के लिए सिंबल B, नव के लिए NV और ता के लिए TA। देख लो, कर र। अब इसके लिए मिक्स कर रहा हूं कर्मो। कर्मो का मतलब याद रख सकते हैं CRMOW, कर्मो। मीनिंग समझ लो एक तरह से। मान लो मैं आपसे कहूं कर्मो की स्पेलिंग बनाओ, तो कर्मो की स्पेलिंग क्या बनाओगे, CRMOW। सही है। तो कर्मो, तो ट्रिक याद रखें CRMOW। इधर बढ़ते हैं मन। TC के ट्रिक बनाते हैं टका और RE का रे, मन टका रे, मन टका रे। मन MN, टका TC और रे RE। इधर आ जाओ। इसके लिए आप डायरेक्ट बिना कोई ट्रिक के फेरस ऐसे याद कर लो, फेरस। फेरस की मीनिंग बनाओ, फेरस FERUOS। तो ऐसे ट्रिक से याद रखो, फेरस FERUOS, फेरस। सही है। कोई रहे इधर, कोई रहे इधर। अब दिख गई ट्रिक। कोई के लिए CO, रहे के लिए RH और इधर के लिए IR। कोई रहे इधर। नई पंडितानी, नई पंडितानी पिटी। ठीक है। नई के लिए सिंबल NI, पंडितानी को PD और पिटी को पिटी, PT। सही है। नई पंडितानी पिटी। नो, एक ही ट्रिक समझ में आई है अब तक, नई पंडितानी पिटी। अब इनकी ट्रिक करना, इनने काई 2 लाइन तो अपने मन पे भी याद कर लो, समझ में ट्रिक चाहिएगा। CUAGAU, अरे CUAG और AU और जिंक, कैडमियम और मरकरी।
जिंक, कैडमियम और मरकरी, इन्हें डायरेक्ट याद कर लेना। CuAgAu, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, तीनों धातु एक संग रखी गई हैं, महत्वपूर्ण धातु हैं, बहुत ज़्यादा प्रयुक्त होती हैं, काम आती हैं। कॉपर बहुत ज़्यादा काम आती है, आपको पता ही है, सोने के आभूषणों में मिलाई जाती है, वायरिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा काम आती है। Ag आप जानते हो महत्वपूर्ण धातु है, चांदी, और गोल्ड भी महत्वपूर्ण धातु है। तो तीनों महत्वपूर्ण धातु है इसमें, Cu, Ag और Au। और लास्ट वाले में जिंक, कैडमियम और मरकरी। सही है। अब एक लाइन रहेगी कहीं नीचे वाली, जो या की ट्रिक फिर ऐसे बनाए, चलो जैसे ही बनाई है ना ऊपर वाली लाइन की। अशरफ, अशरफ कोई व्यक्ति का नाम है ना, है अशरफ दुबे, अशरफ दुबे, तो ये नाम बन गो कोई अशरफ दुबे। अब आगे क्या बनाऊं, शुगर कर दें यहाँ SGA, अशरफ दुबे शुगर, मतलब कोई अशरफ दुबे शुगर है ना। हाँ, ये समझ में आया उन्हें कहा अशरफ दुबे शुगर। और यह बात है सुन के बोहर हसमत, अशरफ दुबे शुगर और बोहर हसमत, यहाँ तक कर सकते हैं, आगे की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। अशरफ दुबे शुगर, बोहर हसमत। तो इन ट्रिकों की हमें थोड़ी सी देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, पहले ट्रिक याद करनी पड़ेगी, फिर ट्रिक के बाद थोड़ी बहुत एक दो बार आप लिखने की कोशिश करोगे, फिर ये याद रहे। आपको पहले याद रखना है, अशरफ के लिए सिंबल AC रखोगे, रफ के लिए RF, दुबे के लिए DV, शुगर के लिए SG, हस के लिए, बोर के लिए BH, हस के लिए HS और मत के लिए MT। देखो मेहनत तो इसमें करनी पड़ेगी, जब ये आपको याद होंगे। मैं इनकी ऐसी भी ट्रिक बता सकता था आपको चाहे तो, पर कोई मतलब नहीं है। यारी जरा निभा मौत तक रुकावट रहा पड़े आग में कूद जा, सबन की बन सके, ट्रिकन की कोई कमी ना है। ला हफ्ता बरना रे उधर इधर पिटाई और होगी, ट्रिक तो सबन की ऐसे भी बन सके, बोली ना मैंने हवाल। तो पर अपन इतनी ट्रिकन को भी क्या करेंगे, या लाइन की ऐसे ट्रिक हो गई, सही है, या लाइन की भी ऐसी ट्रिक होगी नीचे वाले की। बाकी सबन की ट्रिक मैंने ऐसे बताई है। स्कूटर यामाहा लाएसी, टीचर जरा हा, विनवता कर्मो, समझ गए का। तो ज़्यादा ट्रिकन को भी क्या करना है, तो इस तरह से इन्हें याद कर सकते हैं हम, कोशिश करें, ठीक है। अब बात आई आगे, इनके परमाणु क्रमांक की भी बात कर ही लेते हैं। जब बात चल रही है तो कंप्लीट ही करें। आपको पता होगा स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना आएगा, 21, क्योंकि आपको याद हो स्कैंडियम से जस्ट पहले कौन सा है, मेरे हिसाब से तो कैल्शियम दिखे भाई। ऐसे सोचो, बेरिलियम, बेरिलियम के नीचे कौन है, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के नीचे कौन है, कैल्शियम। दूसरे में ही है ना, ये दूसरे वर्ग में, बेरिलियम दूसरे आवर्त में है, मैग्नीशियम कौन से में, तीसरे में, और कैल्शियम कौन से में, चौथे में है का। अभी कैल्शियम के बगल में है स्कैंडियम, सोच ले हर चीज़ है भाई। कैल्शियम चौथे आवर्त में है, यहाँ पे है, यहाँ कैल्शियम के बगल में स्कैंडियम। तो इनके परमाणु क्रमांक भी याद करते हैं हम। इसका परमाणु क्रमांक है 21। अब लिखिए कुछ जगह तो बनानी पड़ेगी, खैर कितना है, 21। इस पहली लाइन का आपको याद होना ही चाहिए, क्योंकि आपको ध्यान होगा मैं मैजिक नंबर बताता हूँ, ध्यान है का। मैजिक नंबर की सहायता से आप परमाणु क्रमांक याद रख सकते हैं, पर वे मैजिक नंबर काम तो तभी करेंगे जब हमें प्रथम तत्व का, वर्ग के प्रथम तत्व का क्या याद हो, परमाणु क्रमांक। पहले वर्ग के प्रथम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है, 1, हाइड्रोजन ही तो है। और दूसरे वर्ग के प्रथम तत्व का कितना है, 4। पहला तत्व कौन है, बेरिलियम। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम 4 है कि ना है। तो प्रत्येक वर्ग के प्रथम तत्व का आपको क्या याद होना चाहिए, परमाणु क्रमांक। बाकी तत्वों के आप फिर निकाल सकते हो मैजिक नंबर की सहायता से। तो आप समझ लो 21, यहाँ कितना आएगा, 22, 23, पूरा लिख लोगे ना ऐसे, 24, 25, 26,
27, 28, 29 और 30। सोच अब 30 के बाद यहाँ 6 तत्व आएंगे ना। अरे वर्ग 13 से 18 है ना यहाँ, तो 6 तत्व यहाँ गए। 30, 31, 32, 33, 34, 35 और 36। 36 हो गए। फिर यहाँ 2 आएंगे कि ना आएंगे आगे? 37 और 38। 2 ना आएंगे एस ब्लॉक के। फिर यहाँ को कितना आएगा? 39। परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या यहाँ कितनी आएगी? 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, सोच के 47 और 48। अब फिर 6 तत्व आएंगे ना पी ब्लॉक के, 49, 50, 51, 52, 53 और 54। 54 हो गए। 54 हो गए। फिर आगे कितने आएंगे? 2, 55 और 56। यहाँ को कितना आएगा? 57। और हाफ नियम को 57 के बाद कितना? 58। 62 आएगा। अब मेरी सुन ले। अरे नहीं सुन ले, तो काम की बात आई। अब यहाँ पे लेंथेनम को तो है 57। यहाँ पे देख मैं निशान बना रहा हूं, तो याद रखना, एक तो यहाँ और एक यहाँ। एफ ब्लॉक के तत्व में टोटल 28। इधर सुन, हर चीजें सुन और समझ में पे ध्यान दे ले। ये चीजें ऐसे हैं बार बार तो पढ़ाई नहीं जाती हैं। पूरी केमिस्ट्री इन पर चलती है, पीछे इन्हीं पर चलती है पूरी केमिस्ट्री। लेंथेनम के बाद 14 तत्व हैं एफ ब्लॉक के। एफ ब्लॉक के तत्व में टोटल 28, जिसमें से 14 तत्व तो हैं लेंथेनम के बाद, जिनको आवर्त सारणी में नीचे अलग से दर्शाते हैं। और 28 तत्वों को ध्यान होगा, आवर्त सारणी देखोगे नीचे अलग से बनाते हैं। अलग से इसलिए बनाते हैं क्योंकि अगर यहाँ लिख भी लग गए उन 14 ने, तो आवर्त सारणी इतनी बड़ी हो जाएगी वो पन्ने पर भी नहीं आ पाएगी, तो उनको अलग से नीचे बना देते हैं। वास्तविकता ये है वो यहाँ है 14 और 14 यहाँ है। 14 लेंथेनम के बाद हैं और 14 एक्टिनियम के बाद हैं। 28 तत्व हैं। तो आप समझ गए होंगे। फिर तो जब 57 के बाद 58वां तो उसमें गया एफ ब्लॉक में, 14 है ना, तो सोच ले 57 के बाद 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और 70 और 71। 71 तक तो कहाँ गए? एफ ब्लॉक में। तो या को डायरेक्ट फिर कितना आएगा? 72। अब बीच में तो 14 तत्व गायब है ना, वे कौन से ब्लॉक के हैं? एफ ब्लॉक के। अब मैं आपसे पूछूं, एफ ब्लॉक के तत्व कौन कौन से आवर्त में विद्यमान है? 6 और 7 में, 2 आवर्तों में ही तो हैं। लड़का नू सोचे वो लगते बने पड़े हैं यार, ये कौन से आवर्त में है? तो आप देख सकते हो एफ ब्लॉक के तत्व 6 और कहां पर है? 7। दूसरा क्वेश्चन, एफ ब्लॉक के तत्व किस वर्ग में है? लड़का ये में कंफ्यूज होगा। एफ ब्लॉक के तत्व तीसरे वर्ग में ही हैं, लेंथेनम के बाद। मतलब यहाँ पे 15 तत्व हैं, या में यहाँ एक तो लेंथेनम और यहाँ के बाद के 14। 15 यहाँ है, 15 यहाँ है। मतलब तीसरा वर्ग है ना, ये सबसे बड़ा वर्ग है। अरे यहाँ में 15 यहाँ, 15 यहाँ, 30, 31 और 32 तत्व है यहाँ में। कौन से वर्ग में? इतने तो कोई आवर्त में भी ना है, इतने अकेले से वर्ग में है। यहाँ में टोटल, अब वही बात होगी, तो अपन कहें में एफ ब्लॉक के तत्व कौन से वर्ग में है, तो आप कहोगे वर्ग नंबर 3 में है। कौन से आवर्त में है? 6 और 7वें। तो आगे तो आप समझ गए। अब 72 के बाद कितना आ जाएगा? 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। 80 के बाद 6 गए, 21, 22, 83, 84, 85 और 86। पी ब्लॉक में 2 आ गए, 88। यहाँ को डायरेक्ट कितने आएगा? 89। 89 के बाद फिर 14 गए का 103 तक, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 और 103। 14 गए, तो यहाँ को डायरेक्ट कितना आएगा? 104। यहाँ को 100 मैच कर गया आगे, 110, 111 और 112।
इस तरह से क्लियर होगी होंगी मेरी बात, हर चीज़ें समझ रहा होगा तो आप अब इनके मैजिक नंबर भी बना लेते हैं साहब। आप मैजिक नंबर तो बता हुए कह रहे तो मैजिक नंबर बना लें, पर मैजिक नंबर तब काम करेंगे जब आपको पहली लाइन जो है ऊपर वाली ये साइंस टीचर वाली दिख रही है ना, इसके आपको परमाणु क्रमांक तो याद ही होने चाहिए, और याद रख सकते हो 21 से चालू है 30 तक है, 21 से चालू है और कहाँ तक है 30 तक। तो मैजिक नंबर लिख ही देता हूँ फिर मैं ना। मैजिक नंबर आपको पहले और दूसरे वर्ग के बताए थे। पहले वर्ग का था 2 8 8 18 18 32, दूसरे वर्ग का 8 8 18 18 32। मैजिक नंबर बहुत काम आते हैं, क्योंकि इतना दिमाग वहाँ थोड़ी लगाने बैठेंगे अपन को। मान लो कोई ने पूछो कि ऑस्मियम को बता परमाणु क्रमांक कितना हो, तो पूरे याद बनाएंगे लिखेंगे, इतना टाइम कौन के पास है। आपको केवल एफ ही का याद होना चाहिए, मैजिक नंबर से तुरंत आप किसका निकाल लोगे, ऑस्मियम का, टाइम नहीं लगेगा। तो मैजिक नंबर है, सबसे पहले वर्ग नंबर 4 की बात करते हैं, समझ गए होंगे। वर्ग 4 इसका मैजिक नंबर है 18 18 32। देख ले सही है का 21, इसमें 18 जोड़े तो 39 आ जाएगा। ले यार 21 में 18 जोड़े 39 ही आएगा, सोच ले। 39 में 18 जोड़ूंगा 57 आ जाएगा, और 57 में 32 जोड़ेंगे तो 89 आ जाएगा। सही है। तो वर्ग नंबर तीसरा है, गलत लिख दिया मैंने। वर्ग नंबर 3 का मैजिक नंबर कितना है, 18 18 32। अब वर्ग नंबर 4 से लेकर के वर्ग नंबर 12 तक मैजिक नंबर है 18 32 32। ये चेंज क्यों हो गया समझ गए क्या, क्योंकि ये बीच में ये गड़बड़ कर रहे हैं ना, ये 14 ना कर रहे, देख ले खुद ही चेक कर। 22 है, अब 22 के बाद सबसे पहले कितना जुड़ेगा, 18। 22 और 18 कितने हो गए, 40। अब 40 में 32 जुड़ेगा जब तो 72 आएगा। बीच में ये 14 तत्व बढ़ गए जब तो अब 18 ना जोड़ करके अपन कितने जोड़ने पड़ रहे हैं, 32। अरे बीच में 18 ना बढ़ गए का, तो पहले अपन 14 जोड़े, अब उनकी जगह कितना जोड़ रहा हो, पहले अपन 18 जोड़े, अब कितना जोड़ना पड़ रहा हो, 32। तो 72 आ जाएगा, 40 और 32 72, और फिर अपन 32 जोड़ेंगे तो ये 104 आ जाएगा। तो यहाँ में यही गड़बड़ है, इनकी वजह से हो रही है, ये बीच में जो एफ ब्लॉक के तत्व आ रहे हैं। इसलिए वर्ग नंबर 3 का मैजिक नंबर है 18 18 32, और 4 से 12 तक मैजिक नंबर चलेगा 18 32 32। क्लियर। अब अगली बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। ये वर्गीकरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर ही किया गया है, आपको पता होना चाहिए भाई। अपन ये वर्गीकरण जो पढ़ रहे हैं, इस ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, ये किसके आधार पर है, इलेक्ट्रॉनिक। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए लास्ट में आपको आप बहुत सिद्धांत ही बताया था लास्ट क्लास में, ध्यान है का। चलो हम सबसे पहले स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। सही है, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। स्कैंडियम का सिंबल क्या है, Sc। परमाणु क्रमांक आपको दिख ही रहा है कितना है, 21। सही है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखाया था ना लास्ट में। अब मेरे का जगह ना है, मैं थोड़ा सा बना दूँ, 1s 2s 3s ऐसे बनावे का, 4s, ध्यान आ रहा होगा। फिर यहाँ का आवे 2p 3p 4p ऐसे 7p तक लिखा है। फिर क्या लिखा है इसको, 3d 4d, फिर ऐसे लिखा है 7d तक, फिर यहाँ लिखा है 4f 5f, ऐसे लिखते चल जावे। फिर इन्हें ऐसे काटेगा, रुक जा, ऐसे काटे कि एक भी बच नहीं जाए। अब मैंने पूरा ना बनाया हो, थोड़ा सा ही बनाया हो, क्योंकि मेरा काम यही तो चल जाएगा जो समझाना हो। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 21। तो सबसे पहले 1s लिखेगा ना, बता क्या एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, 2। 1 का मतलब पहली कक्षा, s का मतलब s उपकोष, और ऊपर लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन। s उपकोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p में 6, d में और f में 14। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। 1s के बाद आप देखोगे इधर से इधर पढ़ना है, 2s आएगा। 2s में कितने लिखोगे, 2। 2s के बाद 2p आएगा, 2p में कितने, 6। 2p के बाद 3s आ रहा है, 3s में कितने, 3s के बाद 3p आ रहा होगा, 3p में कितने, 6। 3p के बाद 4s आ रहा होगा, 4s में कितने,
2। अब फिर वक्त बाद 3D आ रहा होगा, देख ले 4s के बाद 3D पर 10 बरबे तो पहले एक बार गिन तो लें, का पता 21 से कूद गो है मामलो। 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 2 20, तो 3D में क्या है 1। देख 4s के बाद 3D में भर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में, फिर 4s में, फिर 4s के बाद काई में 3D में। एक ही आएगा ना, क्योंकि टोटल परमाणु क्रमांक कितना है 21। अगर 22 होता तो 3D में क्या हो जाते 2। अब एक बात देख, जैसे मैंने स्कैंडियम को उदाहरण दिया, अगर मैं टाइटेनियम देता तो 3D में कितने हो जाते 2 हो जाते। वेनेडियम लिखता तो 3D में क्या हो जाते 3, 23 हो जाता ना। बात को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अंतिम इलेक्ट्रॉन देख लो कहां प्रवेश कर रहा है, डी उपकोष में। ना दिख रहा होगा अब भी, जब भी तो डी ब्लॉक के तत्व में ये डी ब्लॉक के तत्वों में एक तो बात आपको पता ही है, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश कर रहा है, सही है। एक बात और देख इधर सामने, बात को समझना। एक बात करें अपन कक्षा की, इधर देखो, जैसे मैं कक्षा की बात करूं, ये परमाणु है, ये इसका नाभिक है, ये कक्षा है, परमाणु के नाभिक के चारों ओर, ठीक है। ये तो होगी बाह्यतम कक्षा, बाहर वाली कक्षा, जो सबसे लास्ट में है वो कक्षा, वो कौन सी हो गई बाह्यतम। और बाह्यतम के अंदर वाली कक्षा बोलेंगे हम उपांत्य कक्षा। कौन सी बोलेंगे, उपांत्य कक्षा। उपांत्य कक्षा हो गई बाहर से जस्ट अंदर वाली है। और याते भी पहले बार ये बोलते हम पूर्वोपांत्य कक्षा, या क्या बोलते पूर्वोपांत। जैसे मैंने कहूं कोई है तत्व, कोई परमाणु है, बाकी बाह्यतम कक्षा छठी है, तो उपांत्य कक्षा कौन सी होएगी 5वीं, और पूर्वोपांत्य कौन सी होएगी 4थी। क्लियर। एक बात बता, या स्कैंडियम में बाह्यतम कक्षा कौन सी है, स्कैंडियम में बाह्यतम कक्षा कौन सी है, सोच ले ढंग से। स्कैंडियम में बाह्यतम कक्षा कौन सी है, ये काय प्रदर्शित कर रहे हैं, ये अंक मोनू बता पहले। ये अंक अरे एक काय प्रेजेंट कर रहा है, कक्षा है। पहली कक्षा के एस उपकोष में क्या एक इलेक्ट्रॉन है 2, या मतलब पहली कक्षा है वहां में। दूसरी कक्षा के एस उपकोष में क्या है 2, या मतलब दूसरी भी है। तीसरी कक्षा के एस उपकोष में क्या है 3, तीसरी भी है। चौथी कक्षा के एस उपकोष में क्या है 2, चौथी भी है। सबसे बड़ा अंक 4 ये ना, या का मतलब ये है या में 4 कक्षाएं, तो बाह्यतम कक्षा चौथी तो होगी। तुम एक बात भूल जाते हो, जिसको दिमाग में बैठा लो। मैंने एक दिन भी कहा था, ये मिस्टेक है ना, या सुधार का ये एक बात दिमाग में बैठा लो हमेशा। मैंने एक दिन कहा था, आपको याद हो तो, कोई तत्व जिस आवर्त में है वही उसकी बाह्यतम कक्षा होगी। अरे ये स्कैंडियम चौथे आवर्त में है तो इसकी बाह्यतम कक्षा चौथी होगी। ये लास्ट क्लास में बोलिए ये लाइन। कोई तत्व छठे आवर्त में है तो उसकी बाह्यतम कक्षा छठी ही होगी। आप देख लो स्कैंडियम में बाह्यतम कक्षा चौथी नहीं है क्या, सबसे बड़ा अंक 4 ही तो है। अब मैं आपसे कहूं या हसीयम में बाह्यतम कक्षा कौन सी होगी, आवर्त देख ले 7वीं होगी। तो इसमें बाह्यतम कक्षा क्लियर कर ले। स्कैंडियम में बाह्यतम कक्षा कौन सी है, चौथी। अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में जा रहा है जो तीसरी कक्षा का है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में जा रहा है कि उपांत में, उपांत में। अरे बाह्यतम तो चौथी है, अंतिम इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा के डी उपकोष में जा रहा है, अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांत्य कक्षा में जा रहा है। जबकि आपने पहले एस ब्लॉक के तत्व पढ़े थे लास्ट क्लास में, और उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में ही जाता था। जबकि डी ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में ना जा करके उपांतीय कक्षा में जाता है, बाहर से अंदर वाली कक्षा में जाता है। और उपांत्य कक्षा के भी किस उपकोष में जाता है, डी। तो मैं दोबारा लाइन बोलता हूँ, एस ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा के एस उपकोष में प्रवेश करता है,
जबकि डी ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांत्य कक्षा के डी उपकोष, डी उपकोष में तो जाएगा, कोई शक नहीं है, डी ब्लॉक का तत्व है, पर वो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में तो जाएगा, पर वो डी उपकोष जो होगा वो उपांत्य कक्षा का होगा। सही है। तो अजीब तरह के तत्व हैं, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांत्य कक्षा के डी उपकोष में प्रवेश करता है। अब इनका हम सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें। जैसे आपने एस ब्लॉक के तत्वों के लिए सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था, आपको ध्यान आए तो लिखा का, तो एस ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने लिखा था NS 1 से 2, कुछ ऐसा लिखा था क्या। अब इनका क्या लिखें, ऐसे लिखें ज्यादा बढ़िया है, यहां से लिखते हैं, बाह्यतम कक्षा चौथी है ना, तो n का मान तो 4 हो गया। n किसको प्रेजेंट करता है, बाह्यतम कक्षा को। ढंग से देखना, इनकी बाह्यतम कक्षा के S में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन, लड़का कहता है 1 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। मैं क्यों, क्योंकि देखो साहब पहले 4s भर जाता है, सोच लीजिए, पहले बाह्यतम कक्षा का S भर जाता है। एक एक शब्द बहुत तरीका से सुन अगर पढ़ना ढंग से, नहीं तो ये सब्जेक्ट है जो नचावे पीछे। बाह्यतम कक्षा के S पहले ही भर जाएगा, फिर उपांत कक्षा के D में इलेक्ट्रॉन जाएगा अंतिम। तो बाह्यतम कक्षा का S जब पहले ही भर जाएगा तो उसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अरे बाह्यतम कक्षा का S पहले ही भर गया, फिर उपांत कक्षा का D भर रहा है, तो S पहले ही भर गया तो उसमें 2 आ जाएंगे ना। तो साहब फिर आपने ऐसे क्यों लिखा, बाह्यतम कक्षा के S में 1 या 2, आपको लिखना चाहिए था NS 2। बाह्यतम कक्षा के S में कितने, 2। कुछ तत्वों में क्या होता है, जैसे मैं उदाहरण के लिए ढंग से देखना, जैसे क्रोमियम है, इधर देखो, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 24। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, हमारे हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, यही आना चाहिए ना, टोटल 24 हो गए। अच्छा, तो S में तो 2 ही आने चाहिए ना, बाह्यतम कक्षा के S में। इसमें क्या होता है, क्रोमियम की बात करता हूँ, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाता है, S से निकल के कहाँ चला जाता है, D में, तो यहाँ पर इसमें रह जाता है 1 और इसमें कितने हो जाते हैं, 5। फिर लड़का कहता है ऐसा क्यों होता है कि 1 इलेक्ट्रॉन S से निकल के, मतलब S कहाँ का है, बाह्यतम कक्षा का, चौथी का। भाई इनमें क्रोमियम में बाह्यतम कक्षा चौथी तो है, और इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा के S से निकल करके उपांत कक्षा के D में चला गया 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें S में कितना रह गया, 1। बात आई क्यों चला गया। देखो मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो या कि जैसा कहना चाहूंगा, सुनो ढंग से। एक बात है, जिन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करता है, चाहे वो S ब्लॉक का तत्व है चाहे P ब्लॉक, जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में प्रवेश करता है वो उपकोष यदि आधा भरा हुआ या पूर्ण भरा हुआ हो तो वो परमाणु अधिक स्थायी होगा। जैसे D ब्लॉक के तत्व हैं, समझना, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, उपांत्य कक्षा के D उपकोष में। अगर किसी D ब्लॉक के तत्व में उपांत्य कक्षा का D उपकोष पूर्ण भरा हुआ मतलब उसमें 10 इलेक्ट्रॉन हुए, या आधा भरा हुआ, अगर उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 5, तो वो अधिक क्या होगा, स्थायी, अधिक स्थायी होगा। अगर इसमें ऐसा होता, यहाँ पे S में होते 2 और D में कितने होते, 4, तो वो कम स्थायी था, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें यहाँ से यहाँ चला गया ताकि ये अधिक क्या हो जाए, स्थायी। हर कोई अधिक स्थायी बनना चाहता है? कम स्थायियत दुनिया जीने देना है, अधिक स्थायी बनना चाहता है हर कोई। तो इसमें क्या होता है, चेंजमेंट, इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाता है, जिससे जिस उपकोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो कितना भर जाए, आधा, और ये परमाणु अधिक क्या हो जाए, स्थायी। तो स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, अधिक स्थायी बनने के लिए क्रोमियम का 1 इलेक्ट्रॉन S से निकल करके उपांत कक्षा के D में चला जाता है, क्योंकि D आधा भर जाएगा उससे, वो अधिक क्या हो जाएगा, स्थायी। ऐसे ही कॉपर में भी होता है, इसमें भी कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 है, तो कॉपर में भी यही मिलेगा। देखो जैसे कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो आप, कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 है, ये आना चाहिए ना 1s2 2s2 2p6
समझ लो ढंग से 3s2 3p6 4s2। हर बात कॉपी में नहीं लिख सकते। और क्या आना चाहिए 3d9, यही आना चाहिए ना। टोटल 29 हो गए, पर इसमें भी वही होगा, आप समझ गए होंगे। क्योंकि अगर डी में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये परमाणु अधिक क्या हो जाएगा, स्थायी। तो एक इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप गड़बड़ करोगे, कॉपर के में, क्रोमियम के में, तो इस बात को याद रखना। इनमें एक इलेक्ट्रॉन एस से निकल करके कहाँ प्रवेश कर जाता है, डी में। अब ये अधिक स्थायी हो गया। तो देख, अब बाह्यतम कक्षा के एस में एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है ना, इसलिए मैंने लिखा है NS1 से 2। बाह्यतम कक्षा के एस में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एक भी हो सकता। अब उपांत कक्षा के डी में, उपांत कक्षा के डी को N-1 लिख सकता हूं ना। अरे बाह्यतम कक्षा N है तो उपांत कक्षा N-1 ना होगी का। बाह्यतम कक्षा एस हो, बाह्यतम कक्षा 4 है तो उपांत कक्षा 3। तो बाह्यतम कक्षा को अपन N से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उपांत कक्षा N-1। उपांत कक्षा के डी में देख ले इधर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 से लेकर के 10 तक। सभी डी ब्लॉक के तत्वों की बात कर रहा हूं मैं एक साथ। जो भी डी ब्लॉक के तत्व हैं, इनकी बाह्यतम कक्षा के एस उपकोष में एक या 2 इलेक्ट्रॉन, अधिकांश में 2, कोई कोई में 1 भी। और उपांत कक्षा के डी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 से 10। ये है डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जब गलन बात बता दी का मैंने है? और भी बहुत सारी बात बतानी है, पर टाइम देख लो फिर देखेंगे बात है। अभी तो है टाइम है, और सुन लो। अरे और सुन चल, अभी तो अब अगली बात सुन। जो डी ब्लॉक सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास याद रख लेगो। एस ब्लॉक के तत्वों का क्या था, NS1 से 2, और इनका कितना है, NS1 से 2, N-1 D1 से 10। मतलब बाह्यतम कक्षा के एस उपकोष में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन, और उपांत कक्षा के डी में 1 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट बात सुने, डी ब्लॉक में जितने भी तत्व हैं सभी धातु हैं। क्या है, सभी धातु। क्लियर। एस ब्लॉक में धातु भी थी और अधातु भी थी। हाइड्रोजन और हीलियम कौन थे, अधातु। और बाकी के CS12 तत्व कौन थे, उनमें धातु। सही है। यहाँ में सब धातु हैं डी ब्लॉक में, कोई अधातु नहीं, कोई उपधातु नहीं। 40 की 40 तत्व धातु हैं। पारा लिक्विड धातु है, बाकी सभी सॉलिड धातु हैं। पारा द्रव धातु है, और जबकि अन्य सभी ठोस धातु हैं। तो सब धातु हैं, सिंपल भाषा में कहूँ। अगली बात सुने, और बढ़िया बात बोलता हूँ आपके जो करने वाले हैं। आपको पता होगा डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। कहने का डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, ये पढ़ा होगा आपने। वास्तविकता ये है कि संक्रमण तत्व, सुनिए एक शब्द है, काम की बात आ रही है बात। डी ब्लॉक के तत्वों को हम कहते हैं संक्रमण तत्व। वास्तविकता ये है कि संक्रमण तत्व टोटल 36 ही हैं, 40 नहीं। अरे मैं बोल रहा हूँ डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, तो तुम्हारे दिमाग में ये आया संक्रमण तत्वों की संख्या कितनी हुई, टोटल 40। पर संक्रमण तत्व हैं कितने, 36। नुकई का चक्कर है, कौन से 4 तत्व संक्रमण तत्व ना है इनमें। तो जो आपको दिख रहे हैं वर्ग 12 के तत्व दिख रहे हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी वगैरह दिख रहे हैं ना, ये संक्रमण तत्व नहीं है, ये है असंक्रमण तत्व। वो इसलिए बोल देते हैं हम ऐसे बोलते हैं डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, क्योंकि 40 में से 36 संक्रमण तत्व हैं, ज्यादा संक्रमण तत्व है ना, ऐसे बोल देते हैं इस वजह से कि डी ब्लॉक के तत्वों को क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व। वास्तविकता ये है कि संक्रमण तत्व वर्ग संख्या 3 से 11 तक अर्थात टोटल 36 हैं, जबकि 4 जो वर्ग 12 के हैं ये संक्रमण तत्व नहीं है। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी वगैरह संक्रमण तत्व नहीं है। बात आई फिर क्यों नहीं है साहब, ये बाकी के तो हैं और ये क्यों नहीं है। बात आई साहब संक्रमण तत्व क्या है, मतलब क्या है इसका शब्द का, पहले मतलब समझो, जब समझ में आएगा। जैसे मैं बात करता हूं जिंक का,
ध्यान से देखना, अगर अपन जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, देख लियो, जिंक का परमाणु क्रमांक कितना है 30, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, यही आएगा ना। टोटल 30 को देख ले, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 10 30, यही आएगा। अच्छा, यहाँ जिंक जो है ये परमाणु है कि आयन है? परमाणु। अरे जिंक परमाणु तो है, परमाणु तो उदासीन होता है, आयन होता तो ये आयन थोड़ी है। आयन पर क्या होता? आवेश। तो ये मैंने जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, मतलब मैं जिंक परमाणु का लिखा है। अब मैं कहूं कि आपको तो इसका लिखना है Zn+2 आयन का। अब Zn+2 आयन का लिखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन कम ना करोगे का? अरे ना करोगे का? Zn+2 में 2 इलेक्ट्रॉन घटना जाएंगे का जिंक परमाणु ते? ले यार, मान ले जिंक परमाणु में 30 इलेक्ट्रॉन है, तो Zn+2 आयन में 28 ही तो रह गए, जब तो +2 आवेश आया हुआ। Zn+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का कहा मैंने आपसे, तो आप ऐसे लिखोगे फिर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, आगे का लिखूं बता? 4s2 और 3d में कितने? यही गलती है, 4s में 0 3d में 10। अरे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो बाह्यतम कक्षा में तो निकलेंगे, बाह्यतम कक्षा चौथी है। तू 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो उपांत में तो निकालेगा, बाह्यतम में तो निकालेगा, बाह्यतम में तो इलेक्ट्रॉन 2 निकलेंगे, वे 4s में तो निकलेंगे, बाह्यतम कक्षा में तो निकलेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही हो गया। अब मैं ऐसे कहता Zn1 का लिखो, समझ मेरी बात समझ गो ना, तू लिख सकता है परमाणु का भी और आयन का भी, बात को समझना। देखो जिंक जो है वो एक ही तरह का आयन बनाता है, केवल कौन सा? Zn+2। जिंक एक ही तरह का आयन बनाता है, केवल कौन सा? Zn+2। इसका कोई Zn+1 आयन नहीं होता, Zn+3 आयन नहीं होता, जिंक केवल एक ही आयन बनाता है Zn+2। दोनों में देखो, जिंक है तो जिंक Zn परमाणु मिलेगा, है Zn+2 आयन मिलेगा। दोनों में एक चीज देखो, उपांत कक्षा का D पूरा भरा हुआ है या नहीं है? भर रहा है। उपांत कक्षा के D में 10-10 इलेक्ट्रॉन है। तो जिंक एक ऐसा तत्व है जिसकी परमाणविक अवस्था में और जिसकी आयनिक अवस्था में उपांत कक्षा का D कोष पूर्ण भरा हुआ है। सही है। और ऐसे तत्व होते हैं असंक्रमण तत्व। तो असंक्रमण तत्व कौन होते हैं? मैंने संक्रमण नहीं समझाया, मैंने असंक्रमण समझाया। असंक्रमण तत्व वे डी ब्लॉक के तत्व हैं जिनकी परमाणविक व आयनिक दोनों अवस्थाओं में उपांत्य कक्षा का डी कोष पूर्ण पूरित होता है, पूर्ण भरा होता है। ऐसा ही जिंक में होगा, ऐसा ही कैडमियम में होगा, ऐसा ही मरकरी में होगा। तो ये जो तत्व हैं 12वें वर्ग के, ये असंक्रमण तत्व हैं। तो असंक्रमण तत्व कौन से होते हैं? वे तत्व जिनकी परमाणविक व आयनिक दोनों अवस्थाओं में उपांत्य कक्षा का डी उपकोष पूर्ण पूरित होता है, पूर्ण भरा होता है। सही है। तो साहब अब संक्रमण तत्व कौन से हैं? मैंने बाकी के 36 साहब कौन सो ले गए? मैंने के स्कैंडियम में देख ले, ये लिख रहा हूं, क्रोमियम देख ले, कॉपर देख ले, कछुई देख ले। लड़का करो स्कैंडियम की बात करो, मैंने के स्कैंडियम की बात क्या करें, ये देख ले संक्रमण तत्व है ना। देखो असंक्रमण तत्वों की परमाणविक और आयनिक दोनों में उपांत कक्षा का डी कोष पूरा भरा होता है। तो स्कैंडियम बता फिर संक्रमण तत्व है कि असंक्रमण है? या के उपांत कक्षा के डी में एक है आयनिक अवस्था देखने की जरूरत। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं? वे तत्व जिनकी परमाणविक आयनिक या दोनों में, परमाणविक अवस्था में या आयनिक अवस्था में या दोनों में उपांत्य कक्षा का डी उपकोष पूर्ण भरा नहीं होता है। जिनमें भरा नहीं होता है वे संक्रमण, और जिनमें पूर्ण भरा होता है वो असंक्रमण। तो
तो स्कैंडियम कैसो है फिर? अब लड़के के दिमाग में एक बात आती है कि साहब कॉपर तो साहब, कॉपर को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहा हो ब्लैक बोर्ड पर, बात देख के बोलेगो कि कॉपर तो साहब असंक्रमण तत्व होना चाहिए। मैंने क्यों? देखो साहब, देख कॉपर की परमाणविक अवस्था दिख रही है, परमाणु तो है ही, उपांत कक्षा का डी उपकोष पूर्ण भरा हुआ है। हाँ, मैंने पूरी बात सही बात है। तो साहब कॉपर भी तो जिंक की तरह है, तो कॉपर भी कैसा तत्व होना चाहिए? असंक्रमण तत्व। बात को बड़ी गहराई से समझें, तो बहुत बारीक चीजें चल रही हैं। कॉपर भी क्या होना चाहिए? असंक्रमण। भाई देखो जिंक में भी देखो साहब उपांत कक्षा का डी उपकोष पूर्ण भरा हुआ है, कॉपर में भी उपांत कक्षा का डी उपकोष पूर्ण भरा हुआ है। कॉपर भी तो क्या होना चाहिए? असंक्रमण। मैंने की जिंक की आयनिक अवस्था दिख रही है, तो दिख रही है, यहां में दिख रहा है, यहां में भी तो उपांत कक्षा का डी पूरा भरा हुआ है। तो असंक्रमण तत्वों की तो परमाणविक और आयनिक दोनों में उपांत कक्षा का डी पूरा भरा होता है, पर कॉपर की केवल परमाणविक अवस्था में उपांत कक्षा का डी पूरा भरा हुआ है, इसकी आयनिक अवस्था में नहीं। आपने Cu+2 आयन सुना होगा, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में Cu+2 आयन तो है, SO4 का -2। Cu+2 आयन जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो एक तो यहां से निकलेगा पहले, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, तो डी में नोना रह जाएंगे का? सोच ले। तो यहाँ की जो आयनिक अवस्था है Cu+2, वहां में उपांत कक्षा को डी कहाँ है? पूर्ण भरा हुआ। तो कॉपर अपन कैसे मान लेंगे कि यह संक्रमण तत्व है? कॉपर कौन सा तत्व माना जाएगा? असंक्रमण तत्वों की तो परमाणविक आयनिक दोनों में उपांत कक्षा का डी क्या होता है? पूर्ण भरा हुआ। जबकि बाकी का कोई भी तत्व ऐसा नहीं है, 12वें वर्ग के तत्वों को छोड़ करके, जिनकी दोनों अवस्थाओं में, परमाणविक और आयनिक दोनों अवस्थाओं में उपांत कक्षा का डी उपकोष क्या भरा हुआ हो? पूर्ण। किसी की ऐसा हो सकता है परमाणविक अवस्था में उपांत कक्षा, जैसे कॉपर है, परमाणविक अवस्था में उपांत कक्षा का डी पूर्ण भरा हुआ है, तो किसमें नहीं है? फिर आयनिक दोनों में पूर्ण भरा होना चाहिए अगर असंक्रमण तत्व है तो। जैसे जिंक है, बात ने बहुत बारीकी समझ ले, कंफ्यूजन होगी इसमें। जिंक है, इसकी परमाणविक और आयनिक दोनों में ही उपांत कक्षा का डी उपकोष पूर्ण भरा हुआ होता है। ऐसे होते हैं असंक्रमण तत्व, समझ गए? जबकि कॉपर है, इसकी परमाणविक अवस्था में तो भर रहा है, पर इसकी आयनिक अवस्था में तो उपांत कक्षा का डी भरा हुआ ही नहीं है, तो ये भी किस में रखा जाएगा? क्लियर? तो गले ने बात बता दी, मैंने ज्यादा बता दी, कछू है हजम हो गए थे ज्यादा। तो चलो कछू लिखाऊं पहले मैं। चलो हेडिंग नंबर 2, डी ब्लॉक के तत्व। बात नहीं करे, पहले लिखे, डालो डी ब्लॉक के तत्व। लिख लिया? लिखो, हेडिंग डाल लो, डी ब्लॉक के तत्व। नेक्स्ट क्लास में, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है, ये सावधानी से पढ़ा करो, कुछ भी पूछा जा सकता है, और नहीं बता तो तुम याद रखोगे पीछे क्या होगा तुम्हारे संग, ठीक है? और जो मस्ती मारे ना, वो याद रहे मैं कौन सा या क्लास में मस्ती मार रहा हूँ, विशेषकर उसी से पूछा जाएगा। तो हेडिंग डाली, डी ब्लॉक के तत्व। लिखो, लिखो, डी ब्लॉक के तत्व कुल 10 वर्गों, कुल 10 वर्गों कोष्टक में, कुल 10 वर्गों कोष्टक में 3 से 12 तथा 4 आवर्तों, 4 आवर्तों कोष्टक में 4 से 7 में उपस्थित हैं। आगे लिखो, डी ब्लॉक के तत्वों की कुल संख्या 40 है। डी ब्लॉक के तत्वों की कुल संख्या 40 है। कुल संख्या 40 है, सही है? कितनी है टोटल संख्या इनकी? 40।
आगे लिखो, देखो डी ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन, डी ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांतीय कक्षा, उपांतीय ध्यान है ना, डी ब्लॉक के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांतीय कक्षा के, उपांतीय कक्षा के कौन से उपकोष में, डी उपकोष में प्रवेश करता है। अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांतीय कक्षा के डी उपकोष में प्रवेश करता है। उपांतीय कक्षा के डी उपकोष में प्रवेश करता है, सही है। और लिख लो, डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो कोष्टक में उधर लिख रहा है, देखो डिब्बे में NS1 से 2, उधर लिख रहा है साइड में, लास्ट में उधर कोने में NS1 से 2, और फिर कोष्टक में लिख लो N-1D 1 से 10। N-1D 1 से 10 लिख लिया। आगे लिखो, डी ब्लॉक में उपस्थित सभी तत्व धातु हैं, डी ब्लॉक में उपस्थित सभी तत्व धातु हैं, सभी तत्व धातु हैं, ठीक है। और लिख लो, और लिख लो, वर्ग 12 के अतिरिक्त, वर्ग 12 के अतिरिक्त अन्य सभी वर्गों के, कौन से वर्ग के अतिरिक्त, 12, वर्ग 12 के अतिरिक्त अन्य सभी वर्गों के डी ब्लॉक के तत्व, अन्य सभी वर्गों के डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं, सही है ना। तो संक्रमण तत्व यही तो हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। जबकि वर्ग 12 के डी ब्लॉक के तत्व, वर्ग 12 के डी ब्लॉक के तत्व, वर्ग 12 के डी ब्लॉक के तत्व असंक्रमण तत्व कहलाते हैं, असंक्रमण तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, असंक्रमण तत्व। और लिख लो, असंक्रमण तत्वों की परमाणविक व आयनिक, असंक्रमण तत्वों की परमाणविक व आयनिक दोनों अवस्थाओं में, परमाणविक व आयनिक दोनों अवस्थाओं में उपांतीय कक्षा का, उपांतीय कक्षा का डी उपकोष, उपांतीय कक्षा का डी उपकोष पूरित होता है या पूर्ण भरा होता है। उपांतीय कक्षा का डी उपकोष पूर्ण भरा होता है। सही है का। कौन में, असंक्रमण तत्वों में। मैंने जिंक का एग्जाम्पल दिया था, परमाणविक और आयनिक दोनों अवस्थाओं में उपांत कक्षा का डी उपकोष क्या होता है, पूर्ण भरा हुआ। ठीक है। और तो अब यह पूरे बना लो, इन सब तत्वों के सुन ले रे, पहले सुन ले, या बना लो। सभी तत्वों के क्या लिख लेना, नाम, ट्रिक वगैरह, परमाणु क्रमांक वगैरह सब कुछ लिखे हुए हैं। मैजिक नंबर लिख रहे हैं, ठीक है, मैजिक नंबर वगैरह ये सब कुछ नोट कर लो यार।